नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है आपके शहर में जाकर आपकी खबर को बताने का। महत्वपूर्ण खबरें हैं, शुरुआत में गंभीर खबरें हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे तमाम मध्य प्रदेश की खबरों की। पहली खबर जिस पर जमकर सियासत हो रही है वो खबर कहां से है? छत्तीसगढ़ से। 10 मई को बीजापुर जिले के पीडिया में 1000 से अधिक जवानों को हार्डकोर नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम सर्चिंग पर निकली और जंगल को चारों ओर से घेर लिया था। जिसके बाद मौके पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे, जबकि 4 नक्सलियों को पकड़ लिया गया था। अब इस मुठभेड़ को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने घटना को फर्जी बताते हुए जांच कमेटी का गठन कर दिया है। वहीं इस पर भाजपा का कहना है कि हमारे सुरक्षा बल बहादुरी के साथ जो कार्रवाई कर रहे हैं उस पर प्रश्न चिन्ह कांग्रेस उठा रही है। कुल मिलाकर नक्सलवाद के खात्मे की तरफ सरकार को जो लगातार सफलता मिल रही है उस पर सियासत शुरू हो गई है। बस्तर में हुए नक्सली मुठभेड़ पे ग्राम वालों ने सवाल खड़ा किया है और गांव वालों का दावा है कि कुछ 3-4 ऐसे लोग जो गांव के थे उनको नक्सली बता के मार दिया गया। गांव के ही एक गूंगा युवक जो बोल नहीं सकता तो उसे भी नक्सली बता के मार दिया गया है। इस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी गंभीरता से लिया है और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की जाँच के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनाई है। पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष संत कुमार नेतान के नेतृत्व में कमेटी बनी है, जिसमें अनेक विधायकगण शामिल हैं, वरिष्ठ नेतागण शामिल हैं। देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाया। अब जब हमारे सुरक्षा बल बस्तर में शांति बहाली का काम कर रहे हैं, बस्तर को विकास की दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस पार्टी प्रश्न चिन्ह उठा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, पर सुरक्षा बलों की कार्यवाहियां सही दिशा में जा रही है और कांग्रेस पार्टी को जो भी निर्णय करना है करे, लेकिन बस्तर की जनता ये सारी बातें देख रही है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक पीडिया मुठभेड़ की जांच के लिए 8 सदस्यीय टीम गठित की गई है। टीम के संयोजक पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम होंगे। उनके साथ ही 7 सदस्यीय जांच दल प्रभावित गांव का दौरा करेगा और वहां पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात कर मुठभेड़ से संबंधित जानकारी एकत्रित करेगा। और संजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, संजय का रुख करेंगे। संजय, ये जो जानकारी सुशील आनंद शुक्ला ने दी, एक तरफ है इस पर सियासत जो चल रही है, दूसरी तरफ है, लेकिन जब बीजापुर का भ्रमण मैंने भी किया था और उस दौरान जो वहां के कई गांव हैं, मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा है, वहां कई सालों से वो धरने पर बैठे थे, 5-5 सालों से धरने पर बैठे थे। उस समय भी कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी न्याय दिया जाएगा, लेकिन 5 साल में कांग्रेस का दल वहां के स्थानीय विधायक हिरकने तक नहीं गए और एक बार फिर से इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में सियासत की जा रही है। मैं कांग्रेस को केंद्रित नहीं कर रहा हूं, उन पर कोई बयानबाजी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीते अनुभव जो कहते हैं वो ये सवाल खड़े करते हैं कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सिर्फ राजनीति होती है। नीतीश साहब, सिलगेर आंदोलन की बात कर रहे हैं। बहुत लंबा आंदोलन चला था और इस पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही घेरे पे रही थी। लेकिन देखिए, यहाँ ये जो पूरा मामला है पीडिया मुठभेड़ का, इस पर जो सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए हैं, कांग्रेस ने लगाए हैं, ये काफ़ी गंभीर हैं। पुलिस का दावा है कि 12 नक्सली मारे गए। ग्रामीणों का भी कहना है कि इसमें कुछ ग्रामीण थे जिन्हें मारा गया है। अब इसके लिए कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बनाई है। जांच में क्या कुछ सामने आता है यह देखना होगा, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी की जांच कमेटी है, जो हम जानते हैं कि राजनीति करने के लिए ठीक है, लेकिन इसकी जाँच रिपोर्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांग ये है कि एक न्यायिक जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की और इसके बाद जो रिपोर्ट आए उस आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमने पहले भी इस तरह की मांगे देखी है। हम अगर पूरे इतिहास को देखें, 15 साल जब रमन सिंह की सरकार थी सूबे में, उस दौर में भी कांग्रेस ने ऐसी बहुत ही मामलों पे जो है सियासत की थी और कहा था कि इन मामलों की जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब से सरकार बदली है 4 महीनों में बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं। कांकेर का एनकाउंटर जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे,
उस वक्त भी सवाल खड़ा हुआ था कि क्या इसमें कुछ ग्रामीण हैं, लेकिन तब नक्सलियों ने खुद ही स्वीकार किया था कि नहीं, सारे मारे गए 29 के 29 लोग जो हैं वो नक्सली संगठन में थे, वो नक्सली थे। तो यहाँ नितेश एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये समय है राजनीति करने का, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब बस्तर में फोर्स निर्णायक लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रही है। लगातार जो इनके नक्सलियों के आधार इलाके हैं वहाँ पर फोर्स द्वारा कैंप खोले जा रहे हैं, अंदरूनी इलाकों में बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और ऐसे में हालांकि फोर्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब इस तरह की मुठभेड़ होती है तो उसमें ध्यान रखा जाए। लेकिन देखिए, मैंने कहा ना कि वो ऐसा इलाका है जहाँ पर जब फोर्स वहाँ जाती है, जब अंदर घुसती है और जब वहाँ बड़े ऑपरेशन करती है तो ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। पीडिया के इलाका, जिसे लंबे वक्त तक नक्सलियों की यूनिवर्सिटी कहा जाता था, ये पश्चिम बस्तर डिवीज़न है जहाँ पे नक्सलियों ने सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर चलाया। देश में निकले अधिकांश नक्सली जो है वो पीडिया इलाके से निकले हुए। संजय, और एक चीज और है, अगर जवान भी ये खबर देखते होंगे, उनका भी मनोबल कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। दुर्गम इलाके हैं, वो होती है न्यायिक जांच की। अगर आपने बात कही है, सरकार को अगर इसमें तथ्य मिलेंगे, जो स्थानीय है उनकी मांग होगी, न्यायिक जांच होगी, क्योंकि इंटेंशन किसी का ये नहीं है कि बस्तर अशांत हो, शांति की दिशा में जाए। लेकिन वहां पर अपना जांच दल भेजकर कांग्रेस करना क्या चाहती है? 5 साल का जो मैंने मुद्दा उठाया था, उस दौरान आप वहां पर गए नहीं। बीजापुर की बात हो रही है संजय, उन स्थानों पर गए नहीं जहां 5-5 साल तक लोग बैठे रहे और जांच की बात कहकर अडिग रहे, लेकिन वहां नहीं पहुंचे। लेकिन अभी सरकार नहीं है तो अब यह मुद्दा उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे ना, टाइमिंग को लेकर सवाल तो उठाया जाएगा ना। जी बिल्कुल। और देखिए, जब आप हर मुठभेड़ के बाद इस तरह के सवाल खड़े करेंगे नितेश, तो एक विश्वसनीयता भी आपकी खत्म होती है और ये नज़र आता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। यहाँ मैंने जो साफ तौर पे कहा कि इस पे मांग होनी चाहिए थी कि न्यायिक जांच की जाए इस पूरे मामले की। और हाँ, हालांकि कांग्रेस द्वारा वो टीम एक भेजी जाएगी, ये इलाके में उस टीम कैसे जाएगी ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि पीडिया ऐसा इलाका है जो बहुत ज़्यादा नक्सलवाद जहाँ मजबूत है, नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ है। ऐसे में नक्सलियों कांग्रेस की टीम भी इन इलाकों में कैसे पहुँचेगी, यह भी उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अब क्योंकि एक टीम बना दी है, राजनीति इसमें शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इसमें आंकड़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि पिछले 4 महीनों में 103 नक्सली मारे गए हैं, ये सरकार और पुलिस का दावा है और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैंने TCOC का ये दौर देखा है जब लगातार जवान जो है वो शहीद होते थे। हमने 76 जवानों की और उस वक्त कहा जाता था कि शांति है, अमन है, हमारे कार्यकाल में सब कुछ सही है, लेकिन हमारा धर्म है जो निष्पक्ष है, पारदर्शी चीजें हैं वो दिखाना। संजय, इसी से जुड़ी हुई अगली खबर है, उस पर भी आपकी राय लेंगे, मशवरा करेंगे, बने रहिएगा। बीजापुर की ही खबर है जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 39 लाख रुपए के 9 नक्सलियों समेत 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बीजापुर SP और CRPF के अधिकारियों के सामने सभी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मिलिट्री प्लाटून बटालियन के सदस्यों, जनताना राय सरकार और DAKAMS के अध्यक्षों समेत 30 नक्सलियों ने सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस खबर को भी हम जोड़ देते हैं इस खबर के साथ, तब और बारीकी से समझने को मिलेगा। संजय, ये ऑपरेशन लगातार आत्मसमर्पण इस दिशा में इंगित कर रहे हैं कि सरकार, इसके साथ ही जो सुरक्षा बल हैं, लगातार कदम उठा रहे हैं। सिर्फ हथियार चलाना उनका मकसद नहीं है, पुनर्वास नीति को भी उसी प्रभावी ढंग से प्रचारित किया जा रहा है, प्रवासित किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है और उसका भी असर दिखाई दे रहा है। सिर्फ हथियारों के दम पर सफलता नहीं मिल रही है। देखिए, सरकार और फोर्स फिलहाल 2 मोर्चों पे काम कर रही है। पहला तो ये कि नक्सलियों के आधार इलाकों पे लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसका असर यह है कि 130 नक्सली मारे गए हैं। दूसरी ओर गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार मीडिया के सामने आके ये बात कहते हैं कि नक्सली सरेंडर करें, शांति वार्ता के लिए आगे आएँ, हम आपको बेहतर से बेहतर पुनर्वास नीति का लाभ देंगे। पुनर्वास नीति में सरकार क्या कुछ देती है? नक्सली जो सरेंडर करेंगे उन्हें उनके ग्रेड के आधार पर, उनके कैडर के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, उन्हें पक्का मकान मिलेगा, यहाँ तक कि उनके घर जो बिजली बिल का कनेक्शन रहेगा उसका बिजली बिल उन्हें नहीं पटाना पड़ेगा। तो ये कुछ नीतियाँ हैं, ये कुछ फ़ायदे हैं जो सरकार बोलती है कि अगर आप वापस आते हैं, मुख्यधारा में जुड़ते हैं तो ये फ़ायदे आपको मिलेंगे। दूसरी ओर क्योंकि लगातार फोर्स ऑपरेशन कर रही है,
तो नक्सलियों के मन में ये डर भी है कि अगर वो जंगलों में रहते हैं तो उनका इनकाउंटर हो सकता है। यही वजह है कि आज 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। हालांकि 9 नक्सली जो हैं उन पे इनाम रखा गया था। बाकी जो नक्सली है वो संघम सदस्य और मिलिशिया सदस्य हैं, ठीक। जिनका काम होता है कि जो बड़े नक्सली होते हैं उनकी मदद करना, पेड़ काटना, गड्ढे खोदना, इस तरह के काम करना। ये सीधे नक्सल वारदातों में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये नक्सलियों की मदद करते हैं। तो 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पिछले 4 महीनों में 180 नक्सली जो है उन्होंने सरेंडर किया है। और बस्तर में क्योंकि लोन वर्राटू और पूना नरकोम जैसी योजनाएं चल रही है, तो ऐसे में लगभग पूरे, अगर मैं बस्तर के 3 जिलों की बात करूं, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर, तो यहाँ लगभग 400 से अधिक नक्सलियों ने अब तक सरेंडर किया है। और ये अपने आप में एक अच्छा आंकड़ा है, बड़ा आंकड़ा है। तो यहाँ पुलिस को कहीं ना कहीं दोनों मोर्चों पर सफलता मिलती दिख रही। नितेश, पहला तो कि 103 नक्सली मारे गए इनकाउंटर में, दूसरा करीब 400 नक्सली इन 3 जिलों में इन्होंने सरेंडर किया है। तो पुलिस फिलहाल दोनों ही मोर्चों पर यहाँ सफल नजर आ रही है। और लेकिन एक चीज और संजय, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात की जाए, चाहे गृह मंत्री की बात की जाए, गृह मंत्री ने तो करबद्ध निवेदन तक किया है कि आप हिंसा का रास्ता छोड़ें और जो है मुख्य धारा में जुड़ें। तो कहीं ना कहीं मंशा जो है साफ है। और जो रही बात जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, बिल्कुल बात आपने सही कही है कि अगर कुछ भी है तो न्यायिक जांच सरकार कराए, ये भी सही बात है। और राजनीति इसमें नहीं होना चाहिए। सभी दलों को साथ आकर बस्तर की शांति अमन पर काम करना चाहिए। संजय, इस महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे किसी नई खबर के साथ। आगे बढ़ते हैं। और नारायणपुर, आज बस्तर का दिन खबरों के लिहाज से प्रमुख दिन रहा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम यहां हुए हैं। और एक और दुखद घटनाक्रम यहां हुआ है, जहां छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना सोमवार शाम की है, जब कांग्रेस नेता विक्रम बैस की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने बीच मोहल्ले में घुसकर विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या की है। गोली मारने के बाद आरोपी फरार हैं। मोहल्ले में गोली चलने की आवाज सुनकर तमाम लोग एकत्रित हुए और वो भी नहीं देख पाए कि किसने गोली चलाई है। बहरहाल हड़कंप मचा हुआ है, चक्का जाम जैसी भी स्थिति की बात आई है, खबर आई है। विक्रम बैस को 3 गोली लगने की खबर है। हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है, ये अभी जांच की जा रही है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन इस पर भी सियासत हो गई है। सुशील आनंद शुक्ला और अरुण साव, इन 2 नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, जरा उसे सुन लीजिए, फिर सीधा अपने सहयोगी का रुख करेंगे। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या होती तब उसको टारगेट किलिंग करते हैं। हमारे नेताओं की लगातार हत्या हो रही, इस मामले में न गृह मंत्री का कोई बयान आ रहा, न मुख्यमंत्री का बयान आ रहा, न किसी प्रकार की कोई जांच की जा रही है। यह षड्यंत्र को बताता है। घटना की कड़ाई से जांच होगी, गंभीरता से जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्यवाही होगी। तो अनमोल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनमोल, क्या ताजा अपडेट है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? चक्का जाम की भी खबरें आई थी, क्या कुछ है इस घटना को लेकर जानकारी? देखिए नितेश, ये घटना जो है नारायणपुर इलाका का है और नारायणपुर हम जानते हैं कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और कल कांग्रेस के जो नेता हैं, जो ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं, विक्रम जो है, वो कल शाम को बीच मोहल्ले में जो है उनको मार दिया गया। बताया ये जा रहा है कि गांव के बीचों बीच जो है सरेआम जो है कुछ अज्ञात अपराधी जो थे उन्हें गोली मार दिए। और जब इस घटना की सूचना मिली लोगों को, गांववासियों को, तो उन्होंने पुलिस की सूचना दी, जिसके बाद तत्काल 3 टीम जो है पुलिस की गठित की गई इस जांच के लिए। क्योंकि विक्रम बैस देखिए वहाँ के एक लोकल नेता थे, स्थानीय नेता थे, उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है उस क्षेत्र में, ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष के पद पर थे। तो ये कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं रितेश। हालांकि इस पर अब देखिए सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा के कोई नेता की हत्या होती तो तत्काल इस पर बयान आता, लेकिन हमारे नेता की हत्या हुई है तो इस पर बयान नहीं आया है। लेकिन सबसे जो मुख्य बात है नितेश कि इसको 2 एंगल से पुलिस जांच कर रही है। या तो किसी आपसी रंजिश में कांग्रेस नेता की हत्या हुई है, या फिर ये किसी नक्सल गतिविधि का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि नारायणपुर में देखिए इससे पहले भी कई घटना हो चुके हैं जिसमें नेताओं की हत्या की गई है। बिल्कुल अनमोल है, और ये जांच का विषय है और पुलिस जल्द ही इसकी जांच करके तमाम जानकारी स्पष्ट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बुलेटिन वक्त है बड़ी खबर का, जहां महादेव सटैप मामले में
आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। ईओडब्ल्यू ने बर्खास्त आरक्षक अर्जुन सिंह यादव को कोर्ट में पेश किया गया है। अमित अग्रवाल को भी कोर्ट में पेश किया गया है। तो अर्जुन सिंह यादव को कोर्ट में पेश किया गया है और अमित अग्रवाल को कोर्ट ने अर्जुन यादव को 23 मई तक की रिमांड पर ईडी को सौंपा है। अन्य 7 आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। तो बड़ी कार्रवाई हुई है महादेव सटैप के मामले में और सभी लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। और ये बात थी महादेव सटैप के मामले में। कस्टम मिलिंग के मामले में भी, इस घोटाले के मामले में भी बड़ी खबर है, कोर्ट में पेशी की ही खबर है। ईडी ने मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी को कोर्ट में पेश किया। रायपुर की पीएमएलए कोर्ट में इसे पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से न्यायिक रिमांड की मांग की। कोर्ट ने मनोज सोनी को 28 मई तक के लिए जेल भेज दिया है। 28 मई को ईडी फिर मनोज सोनी को कोर्ट में पेश करेगी और 140 करोड़ कस्टम राइस मिलिंग घोटाले का आरोपी है ये मनोज सोनी। लगातार इनसे पूछताछ जारी है और दोनों ही खबरों पर हमारे सहयोगी अनमोल जुड़ गए हैं। अनमोल, सबसे पहले बताइए, महादेव सटैप के मामले पर इन्हें पेश किया गया, क्या कुछ दलीलें हुई कोर्ट में, क्या कुछ हुआ, ईडी ने क्या समय मांगा और आगे क्या कुछ चल रही, कौन कौन वो प्रमुख चेहरे हैं, प्रमुख बातें, ये भी बताइएगा। जी देखिए नीतीश, आज 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई थी कोर्ट में। पहला, जैसा कि आपने बताया, कि महादेव, और दूसरा कस्टम मिलिंग घोटाला। महादेव मामले में जो है, जो एक बहुत ही मुख्य आरोपी बोल सकते हैं, जो है 23 मई तक बढ़ा दी गई है। ईओडब्ल्यू जो है अब लगातार 23 मई तक उनसे पूछताछ करेगी। देखिए, अर्जुन सिंह यादव के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अर्जुन सिंह यादव वही हैं जो अकेले महादेव ऐप में 20 पैनल का संचालन करते हैं। पूछताछ में ये पता चली है। आप समझिए कि इनका जो पूरा नेटवर्क है वो कितना बड़ा है कि अकेले 20 पैनल का संचालन करते हैं और इसमें से कुछ पैनल जो है ये श्रीलंका से भी संचालित करते थे। एक पैनल इनका कोलकाता से संचालित होता था, जहां अभी हाल ही में पुलिस ने दबिश की, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है महादेव में। तो लगातार इस तरीके से देखिए, लगातार कार्रवाई हो रही है, कोर्ट में पेश किया गया। इसके अलावा जो चंद्रभूषण वर्मा है, एएसआई, वो भी एक मुख्य आरोपी है इस मामले में, सुनील दमानी, ये तमाम जो आरोपी हैं, इन्हें भी जो है अब लगभग 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जो है भेज दिया गया है। तो इस तरीके से देखिए, महादेव मामले में पुलिस का जो शिकंजा है वो कसते जा रहा है। लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है इन आरोपियों के पास से, उसको खंगाला जा रहा है और उसमें जो भी कुछ जानकारी निकल के आ रही है, जिन लोगों की भी इसमें संलिप्तता को लेकर के नाम आ रहा है, उन पर लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है नीतीश। अब वही बात कर लेते हैं, देखिए, कस्टम मिलिंग घोटाले की। देखिए, कस्टम मिलिंग घोटाले में देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि 28 मई तक जो है अब ईडी मनोज सोनी को अब न्यायिक रिमांड पर ले लिया है। यानी आज देखिए मनोज सोनी की रिमांड खत्म हो गई थी। ईडी ने रिक्वेस्ट किया था कोर्ट से कि उनकी न्यायिक रिमांड बढ़ाई जाए। आज देखिए सबसे बड़ी बात, आज तक कस्टडियल रिमांड में थे, पुलिस की हिरासत में थे, लेकिन आज से उनकी न्यायिक रिमांड में चले गए हैं। जुडिशियल रिमांड उनकी शुरू हो गई है और अब वो 28 मई तक जेल में रहेंगे। 140 करोड़ का कस्टम मिलिंग घोटाला है। देखिए नीतीश, बहुत बड़ी बात है। 140 करोड़ चावल कस्टम मिलिंग घोटाला, तमाम जो है इसमें बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति के भी नाम आए हैं, कुछ नेताओं का भी नाम सामने आया है पूछताछ में। आने वाले समय में कुछ बड़े खुलासे की उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ ईडी लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल, इस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। कांकेर चलेंगे। कांकेर के एक राइस मिल में 10 मई को राइस मिल में ही काम करने वाले झारखंड के एक युवक को कांकेर पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। महिला और बाल विकास और श्रम विभाग की टीम जांच के लिए राइस मिल पहुंची, जहां जांच टीम के अधिकारियों ने बताया कि मजदूरों के रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। एक ही कमरे में पुरुष और महिला मजदूरों को रहना पड़ता है। जांच अधिकारियों ने कहा कि जांच रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपी जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। राइस मिल में काम करने पहुंची नाबालिग से आधी रात को मिल के कमरे में दुष्कर्म की यह घटना का मामला है। जांच की गई है, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर घटना के बाद ही कोई भी टीम क्यों जागती है। बहरहाल सबसे पहले बयान देख लीजिए, साक्ष्य देख लीजिए, क्या क्या आरोप हैं, क्या क्या अधिकारियों का कहना, फिर अपने सहयोगी से बात करेंगे।
कांकेर से कुछ किलोमीटर दूर जो है 10 मई को एक घटना सामने आया। इस घटना ने जो है सबको झंझोर कर रख दिया। दरअसल एक राइस मिल में एक नाबालिग युवती काम कर रही थी और उस नाबालिग युवती के साथ जो है झारखंड के रहने वाले एक युवक ने जो है यौन शोषण को अंजाम दिया। हालांकि मामला दर्ज किया गया और आरोपी को जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस वक्त मैं जो है उसी राइस मिल में हूं और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ जो है यहाँ के जो लेबर हैं, इस राइस मिल में जो लेबर हैं वो रहते थे। साथ में इन लेबरों को जो बस्तर के बाकी हिस्सों से आते थे, लड़कियां हो चाहे लड़के हों, उनको इसी जगहों में जो है ठहराया जाता था। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ है, यहाँ से हैं, ये जांच कर रहे हैं। यहाँ के जांच करने के बाद ये जो है अपने अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस राइस मिल की जो स्थिति है, यहाँ के जो कमरे हैं, किस तरीके से यहाँ जो है काम करते थे लोग, वो किस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह रह रहे हैं, उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आगे भी इन राइस मिलों में जो है जांच की जरूरत है ताकि इस तरीके की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। 8 तारीख को रात्रि को यहाँ पे एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसका FIR दर्ज कराया गया था। उसके पश्चात विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से मिल करके यहाँ पर जांच के लिए, निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। हम लोगों ने जहाँ पर लेबर जहाँ पे रुकते हैं उनका देखा, वो लेबरों को के लिए यहाँ पर कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और उनके लिए रुकने के भी कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। निश्चित ही बाल श्रमिक करवाना घोर अपराध है। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी लड़की को काम भी लिया जा रहा है और साथ में उनके साथ बलात्कार भी किया, जो निंदनीय है। और इस मिलरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उचित न्याय जैसे आदिवासी समाज के लड़की को मिले। तामेश्वर हमारे सहयोगी जो कि रिपोर्ट करने गए थे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तामेश्वर, क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल नितेश, आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है घटना मत बताइए तामेश्वर, घटना बता दी, आपकी रिपोर्ट दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया। अब बात होगी लड़की के लिए इंसाफ की। क्या महिला बाल विकास और श्रम विभाग ने कार्रवाई की है? बिल्कुल नितेश, अभी जो है जांच हुआ है, जांच का रिपोर्ट अभी अधिकारियों को देने की बात कही जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। 4 दिन घटना को बीत गए हैं, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि लड़की नाबालिग थी, उसके बाद वहां काम कर रही थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। देखा जाए पूरे कार्रवाई में एक तरह से देरी, लेट लतीफी किया जा रहा है, क्योंकि 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जो 4 दिन बीत गए हैं तामेश्वर और अभी भी कुछ नहीं हुआ है, और वहां पर जाके खाना आपूर्ति की गई है। कितनी और मिलों पर महिला बाल विकास और श्रम विभाग पहुंचा है? एक आदिवासी महिला जो दूरस्थ अंचल की है, जिसको अपने घर का भी जानकारी नहीं है, एक ही कमरे में लिटाया जाता है। इतनी खराब व्यवस्थाओं की तस्वीरें वहां से आई हैं। इसके बाद कितनी जगह पहुंचा ये विभाग, कितनी जगह ये पहुंचे अधिकारी कि बस घटना जब हो जाती है, जब वहां पर पहुंच जाते हैं और पलीता लगा देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती, जांच की बात हो जाती है। बिल्कुल नितेश, अभी तो मात्र जो घटना हुई है उस जगह राइस मिल में गए हैं। ऐसे शहर के आसपास खुद से राइस संचालित हो रहे हैं, जहाँ साफ कहा जाता है कि हम जो है नाबालिग को यहाँ पूरी नहीं कराएंगे। बाकायदा बोर्ड लगा हुआ था, उस बावजूद जो है इन जगहों में नाबालिगों को रख के काम कराया जाता है। विभाग हमेशा ये कहता है कि हम बीच बीच में जांच करते हैं, लेकिन विभाग की पूरी कुछ जांच नहीं होती। साफ तौर पर तामेश्वर समझ में आ रहा है, क्या जांच होने तक इस मिल को बंद नहीं किया जाना चाहिए था तामेश्वर? या गरीब है सामने वाली बच्ची, नाबालिग है, आदिवासी है, तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? ऐसा ही झलक रहा है इन अधिकारियों की भाव भंगिमाओं को देखकर। बिल्कुल नितेश, अभी तक तो इस राइस मिल को जो है सील हो जाना था और कार्रवाई होना चाहिए था राइस मिल संचालक के ऊपर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वो मैले कपड़ों के साथ जो है वहां पड़ा हुआ है। पता नहीं कितनी लड़कियां जो है उस राइस मिल में जो है रह रही थी। बिल्कुल तामेश्वर, सवाल हैं और इन सवालों के जवाब जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें देना ही पड़ेगा। बहरहाल जो मामला था, जो वास्तविकता थी, हमने आपको बता दी, और जब तक इस खबर में कार्रवाई नहीं होती तब तक विस्तार न्यूज इस खबर पर अपनी नजर बना के रखेगा। गरियाबंद चलते हैं, यहां भी सिस्टम की पोल खोलने वाली एक खबर आई है। कचरा ढोने वाली ट्राईसाइकिल कचरे के ढेर खुद बन गई है। बहुत सी कबाड़ ये साइकिलें बन गई हैं। ये तस्वीरें देखिए, इन्हें कचरा ढोने के लिए मंगाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करीब 1.5 करोड़ की लागत लगी थी।
1.5 करोड़ कमाने का सपना एक आम आदमी का होता है, एक बड़ा सपना होता है करोड़पति बनने का, और 1.5 करोड़ रुपए में जो ये साइकिलें मंगाई गई वो खुद कचरा बन गई हैं। क्या हाल है ये आपने देख लिया। 303 पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये कचरा ढोने के लिए ट्राईसाइकिल खरीदी गई थी, ये जानकारी है। वित्तीय वर्ष में 2.84 करोड़ रुपए पंचायत के खाते में भी डाल दिए गए। ज्यादातर पंचायतों में 1.5 करोड़ से ज्यादा की खरीदी कर ट्राईसाइकिल भेजी गई थी, और इस मामले पर कुल मिलाकर ये जो साइकिलों की स्वच्छ भारत नाम के नाम पर खरीदी हुई थी वो सब कचरे का ढेर बन गई हैं, और शासन कर के पैसे लगभग 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन कहने के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण मिशन है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को किस तरह से पलीता लगाया है उसकी बानगी हम आज देवभोग विकासखंड में खड़े सितलीजोर पंचायत से दिखाते हैं। इस पंचायत में एसपी साइकिल इंडस्ट्रीज के द्वारा 2 साइकिल का सप्लाई किया गया है, और एक साइकिल की कीमत 54,000 से ज़्यादा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वालिटी बताती है कि यहाँ बिना उपयोग के साइकिल के पुर्जे निकलने शुरू हो गए हैं। उपयोग हुआ नहीं है, चैन निकल गए हैं, हैंडल यहाँ पे चैन भी गायब हुए हैं, ब्रेक फेल हो चुके हैं, बड़े बड़े जंग खा रहे हैं। बताने का उद्देश्य ये है कि जब इस योजना का क्रियान्वयन किया गया, जब इस योजना को गरियाबंद में लागू किया गया, जिसके पीछे 2 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया गया, क्या वो काम में अब क्यों नहीं आ रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। यानी कि जब योजना लागू किया गया तो क्रियान्वयन के लिए आप खरीदी करने के बाद क्या अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह खत्म कर देंगे? जिला प्रशासन का ये रवैया इस बात को दिखाता है कि इसमें काफ़ी करप्शन किया गया है। केवल कमीशन के लिए साइकिल लिए गए और वो कचरे के ढोने के लिए लिए गए, लेकिन वो आज भी कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है। पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज़, गरियाबंद। तो जो जितने भी आई हैं वो अपनी गुणवत्ता रूप है, क्योंकि इमानत में जो क्रय करते हैं तो इमानत से ही अलग से एक इंस्पेक्शन एजेंसी है, स्वतंत्र इंस्पेक्शन एजेंसी है, उनके इंस्पेक्शन के बिना गाड़ी सप्लाई नहीं होती। तो गाड़ी यहाँ पे आने के बाद अगर एक दो पंचायतों में मेरे को पता चला है कि जो उपयोग नहीं किए हैं और रखे वो थोड़ी सी खराब हो गई है। ऐसे में उन पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि उसको रिपेयर करा के सही करा के कचरा कलेक्शन शुरू करवाएं। भाई कोई लेने वाला तैयार नहीं है, कचरा फेंकने वाला कोई तैयार होगा तभी तो। एसबीएम वाले भेजे हैं वहाँ से, गरियाबंद से ही आया है, और ये हमको वहाँ से आया, मैंने ट्रक में लोड होके आया, यहाँ उतारने के लिए बोले, उतार दिया। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, और पहली खबर रहेगी सियासी खबर, जहां 40 दिन में 150 सभाएं लगभग करने के बाद 50 से ज्यादा रोड शो के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अब धुआंधार प्रचार मध्य प्रदेश से निकलकर दूसरे राज्यों में जाने वाला है। दूसरे राज्यों में वो प्रचार करने वाले हैं। क्या कुछ कहां करने वाले हैं, रिपोर्ट देख लीजिए, फिर अपने सहयोगी का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में एमपी के सीएम पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुटे हैं। सीएम एमपी के साथ अन्य राज्यों में भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम मोहन यादव का यूपी के साथ दिल्ली दौरा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश के मुखिया दूसरे राज्यों में चुनावी कमान संभाल रहे हैं। इससे पहले सीएम छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और यूपी का भी दौरा कर चुके हैं। खास तौर पर सीएम मोहन यादव लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। फरवरी से अब तक सीएम 5 बार यूपी जा चुके हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव कितनी बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। वो 13 फरवरी को सपा के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे थे। 3 मार्च को लखनऊ में महाकुंभ में शामिल हुए। 15 अप्रैल को अखिलेश के गढ़ मैनपुरी में सभा की। 29 अप्रैल को अमेठी में स्मृति ईरानी के पक्ष में सभा की। 3 मई को बदायूं संभल लोकसभा सीट पर प्रचार किया। बीजेपी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दूसरे राज्यों में भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। अब इस प्रचार का क्या फायदा होगा, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। श्याम जी हमारे स्टेट ब्यूरो मध्य प्रदेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्याम जी, कहां कहां जा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव और क्या क्या देख पा रहे हैं आप? क्या सियासी समीकरण है उनके दौरों को लेकर जहां जहां वो जा रहे हैं उन लोकसभा सीट में? देखिए नीतीश, अब क्योंकि मध्य प्रदेश में सारे चरण पूरे हो चुके हैं, इसलिए यहाँ के जो स्टार चेहरे हैं, ये स्टार प्रचारक हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान हैं, मोहन यादव हैं, इसके अलावा वीडी शर्मा हैं और भी कुछ नाम हैं, इनको जुटाया जाएगा
आगे जो बाकी चरण देश में बाकी हैं वहाँ पर खासकर जातिगत समीकरण जो है उनको साधना बेहद ज़रूरी है। लंबे समय से क्राइसिस था, यादव चेहरा बीजेपी के पास उस तरह का नहीं था, तो अब क्योंकि मोहन यादव हैं, मोदी के मोहन हैं, इसलिए जो उनको जुटाया जाएगा उन तमाम जगहों पर जहाँ पर ओबीसी वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है, खासकर उत्तर प्रदेश और जहाँ पर अहीर समाज जो है दक्षिण तक जाता है अहीर समाज, वहाँ सभी दूर उनको चेहरे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज और दिखाई देती है श्याम जी कि बहुत दूर तक का भारतीय जनता पार्टी सोचकर कदम उठाती है। प्रधानमंत्री भी एक साक्षात्कार में उस चीज को कह चुके हैं कि यादव समाज से चुना गया है सीएम, और अब कहीं ना कहीं वो जो रणनीति इतनी पहले जब इन्हें बनाया गया था, चाहे वो भजन लाल शर्मा की बात की जाए, चाहे वो विष्णुदेव साय की बात की जाए, अब उस स्ट्रेटजी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है, भुनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने नितेश। भाजपा केवल आज का नहीं सोचती, भाजपा 2 दशक बाद तक का सोचती है कि देश में क्या तस्वीर रहने वाली है, क्योंकि ओबीसी इस देश में बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है और उसको जो है लगातार बांटा जाता रहा। तो अब वो भाजपा की तरफ आए, भाजपा उसको आकर्षित करना चाहती है, इसलिए वो चेहरे तैयार किए जा रहे हैं राज्यों के हिसाब से, ताकि इस आगे की जो रणनीति है साल 2047 की बात भाजपा करती है तब तक का सोच के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चेहरे तो लगेंगे ही, और ये बनिस्बत युवा चेहरे भी कहलाएंगे, क्योंकि आगे इन्हीं के कंधों पर भाजपा आगे बढ़ने वाली है, विकास करने वाली है, देश में राज करने वाली, ऐसा भाजपा का सोच है, रणनीति है। बहरहाल अब ये तो सब कुछ 4 जून को ही क्लियर होगा, लेकिन मोहन यादव जी के लिए दोहरी चुनौती हो गई परफॉर्मेंस की। एक तो प्रदेश में भी साबित करना है, सीएम बनाया तो अदर राज्यों में क्या परफॉर्मेंस है ये भी मैटर करेगी। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज भी होगी श्याम जी। बिल्कुल, ये उनके दिमाग में और रणनीति में शामिल है कि दोहरी रणनीति, यानी अपने प्रदेश में गुड गवर्नेंस, अच्छा परफॉर्मेंस और कसावट बनाए रखना, चाहे प्रशासनिक हो चाहे जो मंत्री स्तर पर हो। इसके अलावा देश में क्योंकि मोदी चाहते हैं उनको चेहरा बनाना, तो देश में भी परफॉर्म करना है, देश में भी उन लक्ष्यों को पूरा करना है जो केंद्रीय संगठन उनसे अपेक्षा करता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी इस खबर के लिए। लेकिन अब अगली भी खबर महत्वपूर्ण है, उसमें आपके साथ मुखातिब होंगे। भोपाल के एक बेहद संवेदनशील खबर के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। ज्ञान गंगा स्कूल हॉस्टल कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। 8 वर्षीय मासूम से हॉस्टल में दुष्कर्म करने वाला स्कूल संचालक गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर के 13 दिन बाद कार्रवाई हुई है। मामले में एसआईटी भी गठित की गई थी। एसआईटी गठन के बावजूद पुलिस पर आरोप लगा है कि सुस्त गति से, धीमी गति से कार्रवाई की गई है। बाल कल्याण समिति द्वारा काउंसलिंग में बच्ची द्वारा आरोपों को बार बार दोहराए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बच्ची ने आरोपी को खुद आइडेंटिफाई भी कर लिया है। पहचान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी मिनी राज मोदी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पेश करने से पहले पुलिस ने डीएनए टेस्ट भी कराया है। वहीं डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने कहा है कि और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। लगातार पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। गिरफ्तार आरोपी का मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश किया गया और जैसा कि बताया गया डीएनए टेस्ट के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। तो आइडेंटिफाई किया जा चुका है, इसके आधार पे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। ये आमिनी राज मोदी है, जो कि बच्ची एडमिशन के समय उसके घर गई थी और उसने उस दौरान उसको देखा था। इस आधार पे उसको आइडेंटिफाई किया है। अभी फ़िलहाल एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। के ऊपर भी कार्रवाई ही होगी और उसकी जितनी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसके आधार पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील मुद्दा है और श्याम जी से बेहतर कोई इस खबर में संवेदनशीलता के साथ जानकारी नहीं दे सकता है। श्याम जी, क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या कुछ वो पहलू हैं जो दर्शकों को जानना जरूरी है? देखिए, हमारे दर्शकों को ये जानना होगा, विस्तार न्यूज़ हमेशा इस मामले में संवेदनशील रहा और इस मुद्दे को उतनी संवेदनशीलता से उठाया भी। हमने उस बच्ची के लिए हमेशा कोशिश की कि उसको न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए हमने जो है उस समय CWC यानी बाल कल्याण समिति को जुटाया था, उसको झकझोरा था कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो आप तो अपना काम करिए। उसके बाद ही बाल कल्याण समिति ने इसमें संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद 13 दिन तक इस पूरे मामले पर
ऊहापोह की स्थिति चलती रही। हालांकि प्रदेश की जो है संवेदनशील सरकार जो है उसने स्टैंड लिया, एसआईटी गठित की गई, एसआईटी की जांच अभी चल रही है। लेकिन हुआ ये कि सीडब्ल्यूसी ने अपना काम किया, बच्ची से बयान लिए गए और बच्ची से पहचान करवाई गई। जो बच्ची की मां ने बयान दर्ज करवाए थे, एफआईआर जिस समय करवाई थी, उसको क्रॉस चेक किया गया। उसके बाद बच्ची का 3 बार मेडिकल भी करवाया गया। तो बच्ची ने जब अपनी निशानदेही दी कि ये वही अंकल थे जो उस रात जो है वहाँ थे और जिनका नाम जो है उनके साथी ने लिया था, दाढ़ी वाले अंकल, मोदी अंकल, जब बच्ची ने ये कहा ये वही अंकल है, उसके बाद बिल्कुल स्थिति साफ हो गई। पुलिस ने इसके बाद जो है अपना काम करना शुरू किया। हालांकि लेट लतीफ़ी काफ़ी हुई, पुलिस से दबाव में थी पुलिस, ये भी कहना होगा हमको, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इतना लेट हुआ। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, अब इस मामले में मामला काफ़ी आगे गया है, डीएनए टेस्ट हो चुका है, पुलिस को कस्टडी दे दी गई है, जेल भेज दिया गया है, पूछताछ होगी और परतें सामने आएगी। जैसा कि आपने कहा, अभी और भी कई मददगार हैं जो बाहर आएंगे, उनके चेहरे वो नकाबपोश बाहर लाए जाएंगे जो इस पूरे मामले में संदेही हैं और आरोपित भी हैं। बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता और भावनात्मक जानकारी आपने दी है श्याम जी, और इंसाफ की गुहार के लिए लगातार हम भी खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सटीक और तथ्यपरक जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, क्योंकि बड़ा ऐतिहासिक पल आया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लाखों छात्रों को इंतजार था, चिंता थी अपने भविष्य की। मध्य प्रदेश में 3 साल बाद नर्सिंग की परीक्षाएं 15 मई से शुरू होने जा रही हैं। इन परीक्षाओं में 30,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे और लाखों छात्रों की जो हमने बात की थी वो कतार में थे। उनको चिंता थी कि अगर इन्हीं की परीक्षा नहीं हो रही तो आगे का क्या होगा। तो 30,000 परीक्षार्थियों को फौरी राहत मिल रही है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटीज की 3 वर्ष से अटकी नर्सिंग परीक्षाएं शुरू होने से छात्रों ने राहत की सांस ली है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में परीक्षार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए प्रदेश के हर जिले में परीक्षा का सेंटर बनाया जा रहा है। जितने भी छात्र एलिजिबल हैं उनके प्रवेश पत्र सोमवार को ही जारी कर दिए गए हैं। छूटे हुए छात्र लेट फीस के साथ आज भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। करीब 3 साल से परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे प्रदेश के छात्र छात्राओं ने परीक्षा के लिए खूब संघर्ष किया, काफी प्रदर्शन किया, धरना दिया। एक समय बाद तो इन छात्रों ने परीक्षा होने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन कई छात्र अड़े रहे, डटे रहे और न्याय की गुहार लगाते रहे। और अब जब ये फैसला आ गया है, उन्हें परीक्षाएं देने को मिल रही हैं, तो उनके मन में खुशी है, उमंग है। इस बार होने जा रही परीक्षा में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जाएगी। ग्वालियर, इंदौर, सागर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे पर नजर रहेगी। तमाम जो धांधली हैं उन्हें रोका जाए, इन सभी के कदम भी उठाए गए हैं। दुर्गेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश का रुख करेंगे और ये जो लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाला फैसला आया है, 30,000 छात्रों को फौरी राहत मिली है। दुर्गेश, इसकी पटकथा बता दीजिए ताकि दर्शक और समझ पाए कि कैसे ये राहत का रास्ता खुला है। बिल्कुल नीतीश, देखिए इसकी पटकथा की हम बात करें तो ये कोरोना काल से ये सिलसिला शुरू हुआ था, जब सरकार ने और कुछ लोगों ने मिलकर आंख में पट्टी बांधकर अंधाधुंध नर्सिंग कॉलेजों को खोलने की अनुमति दे दी थी। और कॉलेज भी कुछ इस तरह खुले कि कोई गाय की तबेले में खुल गया, कोई कार शोरूम में संचालित हो रहा था, कोई किराए के कमरे में संचालित हो रहा था। और ऐसे करके इन तमाम नर्सिंग कॉलेजों ने बड़ी मोटी फीस लेकर छात्रों को एडमिशन दे दिया। लेकिन जब इस मामले का खुलासा हुआ तो सबकी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि जब जांच पड़ताल शुरू हुई, हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा एक सामाजिक संगठन की ओर से, तो उसने दावा किया कि तमाम नर्सिंग कॉलेज हर एक मापदंड को दरकिनार करके संचालित हो रहे हैं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और इसके साथ साथ आम इंसान के स्वास्थ्य से भी। क्योंकि जो भी बच्चे ऐसे फर्जी नर्सिंग कॉलेजों से पढ़कर निकलेंगे, वो क्या नर्सिंग की सेवाएं कर पाएंगे, किस तरह से नर्सिंग का कोर्स कर पाएंगे, क्या सीखेंगे, और इसका खामियाजा अंततः आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। ये बेहद गंभीर मसला था। हाईकोर्ट मामला पहुंचा, हाईकोर्ट ने जांच पड़ताल शुरू कराई, मामला सीबीआई तक पहुंचा और सीबीआई ने नीतीश पिछले 4-3 सालों में जब जांच रिपोर्ट पेश की तो 364 कॉलेजों की सीबीआई ने जांच की। उसमें से 75 कॉलेज ऐसे पाए गए जो बिल्कुल भी संचालित होने के लायक नहीं थे। 65 कुछ कॉलेज ऐसे थे जिनमें थोड़ी बहुत कमियां थीं, लेकिन वो संचालित हो रहे थे और इसमें सरकारी नर्सिंग कॉलेज भी शामिल थे। अब ऐसे में पिछले 3 सालों में हुआ ये कि इस पूरी जद्दोजहद का खामियाजा भुगता उन
1 लाख से ज्यादा नर्सिंग छात्रों ने, जिसने इस उम्मीद के साथ कॉलेजों में मोटी फीस देकर एडमिशन ले लिया था कि उनका भविष्य नर्सिंग क्षेत्र में बना पाएंगे और आगे चलकर वो अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। 3 सालों से नीतीश सोच सकते हैं कि जिस बच्चे ने 2020-21 में एडमिशन लिया था, 2024 में भी वो परीक्षा नहीं दे पाया, यानी कि फर्स्ट ईयर का छात्र 3 साल बाद भी अपनी डिग्री के लिए तरस रहा है, पहली परीक्षा देने के लिए तरस रहा है। और 3 सालों बाद हाल ही में फरवरी 2024 में हाईकोर्ट ने राहत दी सीबीआई की जांच की रिपोर्ट के बाद, और हाईकोर्ट ने कहा कि अब आप परीक्षाएं करा सकते हैं। लेकिन इनमें से वो कॉलेज, यानी तकरीबन 137 ऐसे कॉलेज हैं जिनके परीक्षार्थी परीक्षा तो दे देंगे, लेकिन इनका परीक्षा परिणाम हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेगा। यानी कि आगे चलकर अगर कुछ बड़ी गड़बड़ी और उजागर हो जाती है तो फिर इनके परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि इन सभी छात्रों को मौका मिल रहा है। अब कैसे परीक्षा होगी मैं आपको डिटेल में बता दूं नीतीश यहाँ पे कि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे मध्य प्रदेश के हर एक जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उन परीक्षा केंद्रों में पहली जो सेशन शुरू हो रहा है, यानी कि कल से जो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, उसमें तकरीबन 30,000 बच्चों को मौका मिल रहा है जो सत्र 2020-21 के छात्र हैं बीएससी नर्सिंग के, और उनको अब पहली परीक्षा देने का मौका मिल रहा है। फिर इसके बाद 1 महीने का 1.5 महीने का गैप होगा और फिर उसके बाद 21-22 का, फिर उसके बाद 22-23 का, और इस तरीके से तमाम छात्रों को परीक्षाएं देने का मौका मिल जाएगा। बड़ी राहत इसलिए बड़ी राहत है माननीय हाईकोर्ट छात्रों का जबलपुर की, और अब लगभग लाखों छात्रों को एक भविष्य का उजियारा दिखने लगा है। दुर्गेश, बहुत धन्यवाद इस खबर के लिए, लेकिन अगली खबर में भी बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और महत्वपूर्ण जो इसमें आपने तमाम आयाम बताए हैं और क्या कुछ अड़चन थी वो भी बताया है, ताकि आने वाले छात्रों को भी भविष्य में इससे एक सबक मिल सके। आगे जबलपुर की ही खबर है, जहां कबाड़ खाने में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस और सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो की टीम जांच में जुटी हुई है। कबाड़ खाने से 1000 से ज्यादा बमों के खोल मिले हैं। सीओडी की टीम ने 125 mm के 4 और 30 mm के बम के लगभग 1000 से ज्यादा खोल जब्त किए हैं। बमों के खोल को बरेला स्थित फायरिंग रेंज में निष्क्रिय भी किया जाएगा। एनएसजी की टीम इसके पहले 75 से ज्यादा जो कबाड़ खाने हैं वहां विस्फोट हो चुका है, मतलब इनको जो तमाम बम थे उन्हें डिफ्यूज किया गया है। 2000 से ज्यादा बमों के खोल की अभी भी जानकारी सामने आई है। एनएसजी की टीम बमों के सैंपल भी अपने साथ ले गई है। 25 अप्रैल को बाईपास स्थित कबाड़ खाने में विस्फोट हुआ था। विस्फोट में 2 लोगों की जान गई थी, लेकिन कबाड़ खाने का मालिक शमीम अभी भी फरार है, जिससे फिर से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो कुछ शेल्स थे जो हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि वो एक्टिव हो सकते हैं, उसमें खमरिया सीओडी की टीम जो है वो आज आई है और उन एक्टिव शेल को ले गई है, तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय करेगी। और जो आरोपी शमीम है इसकी गिरफ्तारी के प्रयास जो है पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं और हम बहुत जल्दी उसको राउंड अप कर लेंगे। दुर्गेश, मैं जब भी जुड़ता हूं जबलपुर पुलिस को इनाम देने वाली खबर आ जाती है। दुर्गेश, फिर से शमीम फरार है। एक केस है उसमें एक व्यक्ति 50 दिन से फरार है, और अब यहां शमीम का केस है। 2-2 हजार 3-3 हजार खोल मिल जा रहे हैं बॉम्ब के, वो भी दुर्गेश। और जीवंत बॉम्ब ऐसे फटा था, आपने ही बताया था कि लगा था कि मानो इलाका हिल गया, और अभी भी शमीम फरार है। बहरहाल कितने बमों को, खोलों को जो है एकत्रित कर लिया गया है, डिफ्यूज कर दिया गया है, और आगे कुछ प्रणाली बदली गई है कि भाई कबाड़ियों को नहीं बेच दिए जाएंगे बम। बिल्कुल नीतीश, देखिए सवाल तो यही है कि प्रणाली बनी हुई है, प्रक्रिया है, मापदंड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक कबाड़ खाने में हजारों की तादाद में बमों के खोल पहुंचना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी मिलीभगत है, बड़ी गड़बड़ी है। क्योंकि ये खेल पिछले 2-4 महीनों से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से चल रहा है। क्योंकि कबाड़ का ये कारोबार जो शमीम कबाड़ी है, जो मुख्य आरोपी है, वो पिछले कई दशकों से करता आ रहा है। बाईपास पर जो धमाका हुआ उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। एनएसजी की टीम, पहली बार ऐसा हुआ है नीतीश जब जबलपुर में किसी मामले की जांच करने के लिए एनएसजी की टीम आई थी, एसपीजी की टीम आई थी, और उसने हर एक एंगल से इसमें जांच की तो हैरान सब रह गए। क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में बमों के खोल पाए गए थे, और ये वो बम हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। किसके लिए? सेना के लिए। दरअसल जब टेस्टिंग होती है तो इन टेस्टिंगों के बाद इन बमों के खोल बच जाते हैं,
अब वो खोल को कबाड़ के जरिए एक पूरी नियमावली है, उसके मुताबिक ही कबाड़ियों को दिया जाता है, उसका टेंडर प्रक्रिया होती है, ठेका होता है और उसके बाद इन तक पहुंचता है। लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत थी जब इतनी बड़ी संख्या में एक ही कबाड़ खाने में इतनी बड़ी तादाद में बम पहुंच गए। अब जब जांच पड़ताल हुई, जब सीओडी की टीम यानी सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो की टीम ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की, तो अब तक 30 mm के जो बम होते हैं, जो बड़े घातक बम होते हैं, उसके 1000 से ज़्यादा खोल मिले हैं। और उन खोलों में कई बम ऐसे भी हैं जो सक्रिय हैं, यानी कि जो निष्क्रिय नहीं थे, जो खाली नहीं थे, उनके अंदर बारूद थी। और यही वजह है कि इतना बड़ा सवाल ये उठ रहा है। सवाल और दुर्गेश ये भी सवाल है जो अमूमन इसकी गिरफ्तारी के पीछे छिप जा रहा है कि फैक्ट्री प्रबंधन में वो ऐसे कौन से लापरवाह लोग हैं या जिनकी मिलीभगत की बात की, जब ऑक्शन के समय उन्होंने इन बमों को सौंप दिया इस कबाड़ी को। यह भी एक बड़ा सवाल है दुर्गेश, जिसके विषय में अभी तक जांच नहीं आई है। बिल्कुल, और यही सवाल खड़े होते हैं कि अगर शमीम कबाड़ी ने पूरी काम ईमानदारी से किया था तो फिर फरार क्यों है? क्योंकि 25 अप्रैल को ये घटना हुई थी, आज हम 15 मई की बात कर रहे हैं, 14 मई की बात कर रहे हैं। एक पखवाड़ा से ज़्यादा वक्त बीत चुका है और अब तक शमीम कबाड़ी फरार है। 25,000 का इनाम घोषित हो चुका है। साफ है कि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ था, उसने गलत किया था और इसी वजह से कि वो पुलिस की हिरासत में नहीं आ पा रहा है। लेकिन सवाल वही नीतीश कि हजारों की तादाद में बम वहां पर इकट्ठे थे, क्या प्लानिंग चल रही थी, क्या साजिश थी, क्या साजिश थी और क्या वो लूप होल है जहां से निकलकर उस होल से हजारों बम यहां पहुंच गए, ये भी बड़ा सवाल है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए दुर्गेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ग्वालियर चल लेते हैं, यहां से अलग ही तरीके की खबर आई है। मतदान की ड्यूटी में गई आईजी दफ्तर की महिला, बाबू और सिपाही 6 दिनों से गायब हो गए हैं। महिला एएसआई निशा और आरक्षक अखंड प्रताप सिंह 5 साल से आईजी दफ्तर में तैनात थे। लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान दोनों ड्यूटी करने गए थे, लेकिन 7 मई के मतदान के बाद वापस ही नहीं लौटे। दोनों के परिवार वालों ने इसके बाद आईजी अरविंद कुमार सक्सेना से मुलाकात की और कुछ जानकारी भी दी। दोनों के दिल्ली में होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं बिना सूचना ड्यूटी से गायब रहने और काम में लापरवाही बरतने पर आईजी ने दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन दोनों के घर वाले तैयार नहीं थे। उन्होंने बिना किसी सूचना के मेरा कार्यालय निश्चित रूप से एक प्रमुख कार्यालय वहाँ से अनुपस्थित रहे, तो मेरे द्वारा उन दोनों को निलंबित किया गया। और निश्चित रूप से दोनों वयस्क हैं, दोनों अनमैरिड हैं और अपना अधिकार रखते हैं, तो नेचुरली वो बिना ऑफिस में आए तो चले गए हैं। और बाद में कल उन्होंने सूचित किया है कि उन्होंने आर्य समाज से दिल्ली में जाके मैरिज कर ली है। तो आईजी साहब ने इन दोनों को ड्यूटी पर लापरवाही के लिए बर्खास्त कर दिया है। इनकी खोज खबर लग गई अनिल कि प्रेम प्रसंग में अभी भी प्रेमी मिलने के लिए बेताब हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश, ये 7 तारीख को जब मतदान हो रहा था और उस दौरान ड्यूटी खत्म करने के बाद जब 8 तारीख को जब ये दोनों घर से कहकर आए थे कि हम ड्यूटी जा रहे हैं, लेकिन ये न तो घर पहुंचे और न ही ड्यूटी पहुंचे। 8 तारीख को जब ये घटना हुई और उसके बाद जब 9 तारीख को खुद आईजी अरविंद सक्सेना ने ये देखा कि 2 दिन से ये दोनों लापता हैं, उसके बाद उन्होंने इन दोनों को ही सस्पेंड कर दिया। इसके पूरे की कहानी जो आई है सामने वो है प्रेम प्रसंग की। अक्सर ये दोनों ही आईजी ऑफिस में पदस्थ हैं। एएसआई महिला और आरक्षक अखंड दोनों ही प्रेम प्रसंग के मामले में ही दोनों ही ये घर से भागे थे और बताया जा रहा है कि दिल्ली में आर्य समाज के द्वारा इन्होंने शादी भी कर ली है। हालांकि दोनों को ये सस्पेंड कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से ये घर से भाग के गए थे, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि जो महिला आरक्षक उसके परिवारजनों ने जो संदेह हुआ, उनका कहना है कि जो आरक्षक है वो पहले से ही प्रेम प्रसंग के मामले में है, लेकिन जाति अलग होने के कारण जो महिला के परिजन है वह शादी करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। यही कारण है कि दोनों यहाँ से भागे और दिल्ली में जाकर उन्होंने शादी रचा ली। आज भी प्रेम के दुश्मन है, ऐसा इस खबर को देखकर लग रहा है अनिल। और दूसरी चीज ये भी है कि अभी भी समाज में जागरूकता की जरूरत है और चुनौतियां भी हैं। पुलिस वालों का ये हाल है, बताइए तो आम जनमानस का क्या ही होगा। तो तमाम खबरें आपको आपके शहर के आपके रिपोर्टर से दिखा दी, आपके जनसरोकार की खबरें दिखा दी। यही विस्तार न्यूज करता है। इसीलिए लगातार अपना प्यार देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और लगातार जब भी आइए विस्तार न्यूज ही देखिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।